ये है टेरर कहानी का दूसरा भाग। अगर आपने इस कहानी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लें, जिससे कि कहानी को आप विस्तार से समझ सकें। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। सन 1847, 8 महीने की सर्दी झेलने के बाद भी एरबस और टेरर एकदम ठीक थे। उसी शाम एरबस पर सर जॉन अपने सभी साथियों को एकत्रित कर उनको चेतावनी देते हैं कि सर्दियों के इस कहर से हम जल्द ही आजाद हो जाएंगे और अपने शिप के पाल खोलकर फिर से अपना ये सफर जारी रखेंगे। साथ ही सर जॉन और फ्रांसिस की सहमति के साथ एक निर्णय लिया गया, जिसमें 8 से 10 लोगों की 2 टोली मदद बुलाने के लिए घर रवाना कर दी गईं। उस टोली में मिस्टर गुडसर भी उनके साथ थे। 3 दिन लगातार बर्फ की इन ठंडी पहाड़ियों में शिप खींचने के बाद मिस्टर गुडसर अपने सभी साथियों से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि हम सब लोग घर जिंदा वापस जा पाएंगे। इधर एरबस पर सर जॉन और फ्रांसिस सर्दियों को लेकर काफी चिंता में थे। तभी सर जॉन फ्रांसिस से कहते हैं कि फ्रांसिस, अगर मैं अपनी गलती मान लूं तो उससे कोई फायदा होगा। फ्रांसिस कहते हैं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं सर जॉन, मैं तो बस अपनी असलियत बयां कर रहा था और कुछ नहीं। सर जॉन कहते हैं, ठीक है, पर अब तो गर्मियां आ रही हैं। फ्रांसिस, उम्मीद है कि अब सभी के अच्छे दिन आएंगे। जवाब में फ्रांसिस कहते हैं कि गर्मियां तो यहाँ सिर्फ नाम की होती हैं सर जॉन, टेम्परेचर 0 तक भी मुश्किल से ही पहुँचता है। अंधेरा सा रहता है, मौसम कभी खुलता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कुदरत को हमारे प्लान की कोई परवाह ही नहीं है। वैसे भी हमारे हाथ में हमारे जहाजों की कमान के अलावा है ही क्या। सर जॉन कहते हैं कि मैं तुम्हारे जहाज पर दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ, क्या तुम मेरे जहाज पर नहीं आओगे। फ्रांसिस कहते हैं कि मैं एयरबस पर जरूर आऊँगा और मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। जिसके बाद सर जॉन टेरर से चले जाते हैं। इधर मिस्टर गुडसर अपने सभी साथियों के साथ कैन विलियम की चट्टानों को पार कर लेते हैं, जिसकी खुशी में वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं। आगे कुछ दूरी तय करने के बाद उन सभी को पत्थर से बना एक कैन दिखता है। कैन पत्थर से बनी एक चीज होती है जहां खोजकर्ता सबूत के तौर पर कुछ चीजें रखते हैं, जैसे लेटर्स यानी कि जानकारी, जिससे कि आने वाले लोगों को मदद मिल सके। इस कैन को देखकर ये लोग भी बहुत खुश होते हैं और वहां पहुंचकर ये लोग एक संदेश अपना भी उस कैन के अंदर रख देते हैं, इस उम्मीद में कि सैंटियागो से आने वाले अंग्रेज व्यापारी पढ़ लें। इस टोली को लेफ्टिनेंट गॉड लीड कर रहे थे। वो बाकी सब लोगों को आदेश देते हैं कि तुम सब लोग कैंप लगाओ, हम दूसरे कैंप को ढूंढने जाते हैं। लेकिन तभी मिस्टर गुडसर को वहां कुछ ऐसा दिखता है जिसकी वजह से वो लेफ्टिनेंट गॉड को आवाज लगाते हैं, बट वो लोग तब तक वहां से दूर जा चुके थे। इधर एरबस पर कैप्टन के और हिकी ड्राफ्ट को चुराने का प्लान बना रहे थे, जिससे कि आने वाले टाइम में वो अपनी टोली के साथ उसे ले जा सकें और अपने आप को सेफ रख सकें। वो दोनों प्लान बना ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर किप्सन आ जाता है, जिसे देख वो दोनों घबरा जाते हैं। दरअसल किप्सन भी ड्राफ्ट को देखने ही आया था। किप्सन कैप्टन के से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो शिप के बाहर पहरा देना है। कैप्टन के किप्सन से घबराते हुए कहता है कि आज सुबह मैं यहाँ पर कोयला लेने आया था, तभी मुझे यहाँ बिल्ली की रोने की आवाज सुनाई दी। किप्सन कहता है कि आपके साथ कोई और भी है। कैप्टन के कहता है कि हाँ, मेरे साथ मिस्टर हिकी भी हैं, वो भी मेरे साथ बिल्ली को ढूंढने में मेरी मदद कर रहे हैं। किप्सन गुस्से में कहता है कि सीट पर एक ड्राफ्ट रखा है, मिस्टर हिकी को उसे दिखा दो। और यह कहकर मिस्टर किप्सन वहां से चले जाते हैं। तभी मिस्टर के हिकी से कहते हैं कि ये उन्हें बताने जा रहे हैं। हिकी कहता है कि तुम डरो मत, जो कुछ भी होगा वो सब मैं देख लूंगा, बट तब तक के लिए तुम शांत रहो। इधर मिस्टर गुडसर और उनकी टोली वापस आकर अपनी शिप को देखते हैं तो उनकी शिप और उनका सारा सामान उन्हें बिखरा हुआ मिलता है। मिस्टर गुडसर कहते हैं, ऐसा कौन कर सकता है लेफ्टिनेंट। तो लेफ्टिनेंट गॉड कहते हैं कि ऐसा सिर्फ भालू ही कर सकता है। मिस्टर गुडसर कहते हैं कि पंजों के निशान से पता चलेगा। इधर एरबस पर सर जॉन जेम्स से कहते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये हमारी बात सुनते क्यों नहीं हैं। जेम्स कहता है कि वो एक निराश इंसान है, इसलिए उनके व्यवहार पर ध्यान मत दीजिए। सर जॉन कहते हैं, नहीं जेम्स, मैं चाहता हूँ कि फ्रांसिस मेरे व्यवहार को समझें और वो मेरे ऊपर पूरी तरह से भरोसा करें। मैं चाहता हूँ, हमेशा सोचा है, लेकिन जब मैं उनके साथ होता हूँ पता नहीं क्या गड़बड़ हो जाती है। जेम्स कहता है, आपने उनके लिए
सब कुछ किया है। वैसे भी इस अभियान के लिए वो किसी की भी पसंद नहीं थे। इस अभियान के लिए उन्हें कैसे चुना गया मेरी तो समझ में नहीं आता। इसलिए फ्रांसिस की इस उदासी का असर अपने आप पर मत होने दीजिए। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें संदेश मिलता है कि केन विलियम की ओर गई पहली लीड पार्टी लौट आई है। बाहर आकर सर जॉन कहते हैं कि क्या खबर है लेफ्टिनेंट कहता है कि हमने पूर्व में 18 किलोमीटर सफर किया, लेकिन चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सर जॉन कहते हैं कि लोगों का क्या हाल है, वो ठीक तो है ना? लेफ्टिनेंट कहता है कि उनमें से कुछ लोग डॉक्टर स्टैनली के साथ हैं और हमें राशन को लेकर भी थोड़ी सी दिक्कत आई थी। दरअसल कुछ सामान सड़ा हुआ था पूरी तरह से। और हाँ, आपको निराश करने के लिए माफी चाहूंगा सर। नहीं, ऐसा मत कहिए, हमें थोड़ा अंदाजा था कि पूर्व दिशा में हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं, आपने और आपके लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। उस समय सर जॉन सूरज को देखते हुए कहते हैं कि इस जगह को अपना घर मानना अजीब सा लगता है। और फिर वो अतीत में खो जाते हैं जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहे होते हैं। दरअसल उस डिनर में सर जॉन की भांजी सोफी वहाँ पर आई हुई थी, जिससे क्रोजियर फ्रांसिस प्यार करते थे और इस बात का इजहार उन्होंने 2 बार प्रपोज करके किया भी था, लेकिन सोफी सर जॉन के चलते मना कर दिया करती थी। एक बार तो फ्रांसिस ने सर जॉन को इस बारे में बातें करते हुए भी सुन लिया था, जिससे उसे बहुत दुख होता है। रात में फ्रांसिस को जागता देख मिस्टर थॉमस ब्लैंकी उनसे बातें करने आते हैं। फ्रांसिस कहता है कि हालात बहुत कठिन है। मिस्टर ब्लैंकी कहते हैं कि मैं आपके बारे में जानता हूँ, पश्चिम में सर जॉन के साथ आपने इससे भी बुरे हालात देखे हैं, ये समय भी कट जाएगा। इस पर फ्रांसिस कहते हैं कि इस बार हालात कुछ अलग हैं। आपको क्या लगता है कि ये बर्फ क्या क्या मुसीबतें पैदा कर सकती है? अगर हमें एक और सर्दी यहाँ पर बितानी पड़ी तो क्या हालात होंगे? मिस्टर ब्लैंकी असल में बर्फ के मिजाज को पढ़ सकते थे। मिस्टर ब्लैंकी कहते हैं कि बर्फ बढ़ती जाएगी और ये हमारे जहाजों को ऊपर उठा देगी। शायद हम इतना प्रेशर झेल ना पाए, या तो हम बर्फ के ऊपर होंगे या बर्फ के नीचे। फ्रांसिस कहता है कि उस सूरत में तो हम मारे जाएंगे। मिस्टर ब्लैंकी कहता है कि दुआ कीजिए कि हम बर्फ के ऊपर ही रहें। इधर रात ज्यादा हो जाने के कारण केन विलियम की ओर गई लीड पार्टी कैंप लगाकर आज रात वहीं गुजारने का निर्णय लेती है, लेकिन ये रात उनके लिए एक नई मुसीबत लेकर आई। ये लोग टेंट में छुपे हुए थे कि तभी उन्हें एक जानवर की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा ये कोई भालू होगा, इसलिए उनमें से कुछ ऑफिसर्स उसे मारने के लिए बंदूक लेकर बाहर आ गए, मगर इनसे एक गलती हो गई। दरअसल ये जानवर की वजह एक स्कीमो को गोली मार देते हैं जो अपनी बेटी के साथ था। शायद ये दोनों यहाँ से गुजर रहे थे। अब इससे पहले कि मिस्टर गुडसर उसकी मदद करें तो उसे कैंप में कुछ आवाजें आईं, जिसे वो देखने गए तो वहाँ एक विशाल और बड़े ही अजीब से जानवर ने हमला किया था और वो जानवर लेफ्टिनेंट गॉड को ले जाता है और हमें सुनाई देती है मिस्टर गुडसर की एक चीख। इधर एरेबस पर मिस्टर हिकी और फ्रांसिस कुछ बातें कर रहे होते हैं। मिस्टर हिकी फ्रांसिस से कहता है कि आपने बड़ी उपलब्धियां पाई हैं सर, एक शानदार शिप के कैप्टन हैं, इससे हम सबको एक बड़ी उम्मीद बनती है। और हाँ, कहते हुए अफसोस हो रहा है पर मुझे नहीं लगता सर कि इस साल कोई अच्छी खबर आएगी। मेरे लिए बेहतर होता कि मैं आपकी तरह सोचता मिस्टर हिकी, और आपकी तरह ही दुनिया को धोखा देता। खैर, ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जॉन एक संदेश लेकर आता है, जिसमें वो बताता है कि हमारी आखिरी लीड पार्टी के साथ गड़बड़ हो गई है सर। पता चलता है कि लेफ्टिनेंट गॉड की मौत हो चुकी है और वो अपने साथ एक स्कीमो व्यक्ति को लेकर आए हैं जो गोली लगने से घायल है। मिस्टर गुडसर कहते हैं कि पिछले 2 दिनों से मैं इसकी देखरेख कर रहा हूँ। अगर हमने इसकी बॉडी से बॉल नहीं निकाली तो इसका सुराग बंद नहीं होगा, जिसकी वजह से इस आदमी का फेफड़ा काम करना बंद कर देगा, जिससे इसकी मौत हो सकती है। और हाँ, लेफ्टिनेंट गॉड के साथ जो हुआ उससे इसका कोई लेना देना नहीं। वो सर जॉन से ऑपरेशन के लिए इजाजत मांगते हैं तो वो इजाजत दे देते हैं। इस व्यक्ति के साथ उसकी बेटी भी थी जिसका नाम नाइब है। नाइब अपनी स्कीमो भाषा में बताती है कि मेरे पिता को हाथ मत लगाओ। तभी फ्रांसिस उसे समझाता है कि हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। दरअसल फ्रांसिस पहले भी आर्टिक आ चुका था, इसलिए वो स्कीमो लोगों की भाषा बोल और समझ लेता है। गुडसर अपनी पूरी कोशिश करते हैं
लेकिन गोली शरीर में ज्यादा गहराई तक लगी थी, इसलिए उसे बचाना मुश्किल था। ये सुनकर नायब रोने लगती है और अपने पिता से कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, मैं अकेले ये सब नहीं संभाल सकती, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और इस तरह एस्किमो व्यक्ति कुछ ही देर में तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ देता है। बाद में मिस्टर गुडसर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। वो बताते हैं कि उन्हें भालू की आवाज आई थी, उसे मारने वो सभी कैंप से बाहर निकले थे। तब उन्होंने एस्किमो को भालू समझकर गोली मारी। तूफान में लेफ्टिनेंट गॉड कहीं गायब हो गए। हमने कई किलोमीटर तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की थी, पर वो हमें कहीं नहीं दिखे। लेकिन एक जगह बहुत ज्यादा खून पड़ा था, और इतना खून बहने से कोई इंसान कैसे जिंदा बच सकता है। वैसे हमें लाश तो नहीं मिली, पर हम लोग उन्हें मुर्दा समझकर वापस लौट आए। उनकी मौत कैसे हुई हमें कुछ नहीं पता, हो सकता है वो भालू के शिकार बन गए हों। बाद में फ्रांसिस नायब से बात करता है। वो औरत अपने पिता की मौत पर बहुत दुखी थी। फ्रांसिस उससे कहता है कि तुम्हारे पिता की मौत का हमें अफसोस है, अगर तुम अपने लोगों के बारे में कुछ बताओ तो हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकें। नायब कहती है कि अगर तुमको मदद करनी ही है तो अपने जहाज लेकर यहाँ से चले जाओ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। फ्रांसिस कहते हैं कि हमारे जहाज यहाँ फंसे हुए हैं, बर्फ पिघलने से पहले हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तब नायब अपने मुंह की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो यहाँ से गायब हो जाओगे। और ये बातें फ्रांसिस और उसके साथियों को उलझन में डाल देती हैं, और हम लोगों को भी।